स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर माइनर पेपर 5 फिलॉसफी पढ़ने वाले हैं। 3 ही यूनिट आपको इसमें पढ़ना था, तो तीनों यूनिट से जितना भी टॉपिक है वो पूरा आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक देखना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी का PDF आपको इंस्टा पे मिल जाएगा, वहाँ से जा के ले लेना है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, डेस्कार्टस की विधि क्या है, यानी व्हाट इज डेस्कार्टस मेथड। तो इसको ध्यान से यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो आपको रीड कर लेना है। जो हम समझा रहे हैं आपको बस उतना याद रखना है, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं अभी, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम है। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो डेस्कार्टस का एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? तो ऐसा ज्ञान ढूंढना जो 100% पक्का हो, जिसमें जरा भी शक न हो। तो अब समस्या क्या थी? तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिस पर हमें कभी कभी धोखा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे आँख से देखी हुई चीज़ों को गलत हो सकती है, ठीक वैसे ही। तो इसीलिए डेस्कार्टस ने कहा कि जब तक कोई बात पूरी तरह पक्की न हो जाए उसे सच मत मानो उसे। तो इसी को हम कहते हैं संदेह की विधि, यानी मेथड ऑफ डाउट। इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ डाउट। तो स्टेप फर्स्ट आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या करना है कि हर चीज़ पर आपको शक करना है। यानी डेस्कार्टस ने कहा कि जो भी चीज़ थोड़ी भी डाउटफुल है उस पर शक करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि हमारी जो इंद्रिया है, यानी आँख है या फिर हमारा जो कान है, कभी कभी धोखा दे देता है। सुनने में कभी कभी गलती हो जाता है, या आँख को देखने में कभी कभी गलती हो जाती है। तो सपने में भी हम सब सच लगता है। जब हम सपना देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि सपना सच है, ऐसा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्या पता ये दुनिया भी सपना ही हो, ऐसा कहना था डेस्कार्टस का। तो पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है। एक मिनट, पॉइंट नंबर 2। अब जब उन्होंने सब पर शक किया तब एक चीज़ बच गई थी, मैं सोच रहा हूँ। अब आप सोचो कि अगर मैं सोच रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, यानी मैं हूँ, तभी तो मैं सोच रहा हूँ ना। तो यहीं से आया फेमस स्टेटमेंट, जिसको आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी आप देख चुके होंगे कि कॉगिटो एर्गो सम करके नाम हम आपको बताए थे, कॉगिटो एर्गो सम। तो इसका मतलब होता है कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। तो स्टेप 2 में बस इतना ही आपको याद रखना था। स्टेप 3 में आपको याद रखना है 4 नियम आपको याद रखना है। मतलब डेस्कार्टस ने अपनी मेथड को फॉलो करने के लिए 4 रूल बताए थे। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला है कि केवल साफ और पक्की बात को ही सच मानना है आपको। मतलब जो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो उसी को एक्सेप्ट करना है। दूसरा रूल क्या बताए थे? तो बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है ताकि समझना आसान हो जाए। तीसरा क्या रूल बताए कि आसानी से मुश्किल की ओर बढ़ो, यानी पहले सिंपल चीज़ समझो, फिर बड़ा चीज़ समझने का कोशिश करो। फिर चौथा रूल क्या बताए कि बार बार उसको चेक करो ताकि कोई गलती न रह जाए। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मान लेना है कि तुम्हें कोई टफ चैप्टर समझना है। मान लेते हैं कि कोई चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे कि सीधे पूरे चैप्टर को मत पढ़ो। करना क्या है कि आपको पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ना है, पहले टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, फिर इजी से स्टार्ट करना है आपको, और अंत में रिवाइज भी करना है। तो यही है डेस्कार्टेस की मेथड। यानी पहले क्या करना है, पूरा कठिन को नहीं उठाना है, बल्कि इजी छोटे छोटे पार्ट में बांट देना है। फिर जो आसान टॉपिक आपको लगे उससे स्टार्ट करना है, उसके बाद रिवीजन करना है। तो इसी को हम कहते हैं डेस्कार्टेस की मेथड। यानी डेस्कार्टेस की विधि हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी बात को सच मत मानो, बल्कि तर्क और सोच से सत्य तक पहुंचना है आपको। इसी को हम बोलते हैं डेस्कार्टेस की विधि। आई होप आपको याद रहेगा। यहाँ पे लिखा गया है 4 रूल के बारे में, आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये देखिए, यही हम बोले थे कॉगिटो एर्गो सम। तो कॉगिटो एर्गो सम का मतलब क्या होता है? अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि मैं सोचती हूँ इसीलिए मैं हूँ। इसका मतलब यही होता है। मैं आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है।
तो कॉगिटो इर्गो सम का मतलब होता है मैं सोचती हूँ इसीलिए मैं हूँ, यानी मैं हूँ तभी तो मैं सोच रही हूँ ना, अगर मैं नहीं होंगी तो कहाँ से सोचूंगी। तो यही इसका मतलब है। तो डिस्कार्टे ने क्या कहा, तो डिस्कार्टे ने तय किया कि मैं हर चीज़ पर शक करूँगा। तो वो क्या करते हैं कि वो शक करते हैं, किन किन चीज़ों पर करते हैं, तो वो दुनिया पर शक करते हैं, शरीर पर शक करते हैं, इंद्रियों पर शक करते हैं, यहाँ तक कि गणित पर भी शक करते हैं, यानी सब कुछ डाउटफुल मान लिए, मतलब सब चीज़ पे वो शक करते थे। फिर क्या किए, तो फिर जब शक करने के अलावा और क्या चीज़ बच गया था, तो फिर क्या बचा, तो जब उन्होंने हर चीज़ पर शक किया तब सवाल आया कि क्या मैं अपने शक पर भी शक कर सकता हूँ, ऐसा सवाल भी आया। तो आपको ज़रा सोचना है कि सोचो ज़रा कि अगर मैं शक कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, और अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ, यानी मैं हूँ तभी तो मैं शक कर रहा हूँ, तभी तो मैं सोच रहा हूँ ना, ऐसा वो सोच रहे थे। तो यहीं से निकल के आता है आपका कॉगिटो इर्गो सम। तो यहीं सोच से निकल के आता है कॉगिटो इर्गो सम। तो मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, इसका मतलब यही होता है। तो यहीं से सच्चाई सामने आई कि जिस पर कभी शक नहीं किया जा सकता, जो 100% निश्चित है, इसी को हम बोलते हैं कॉगिटो इर्गो सम। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लेना है कि आप सोच रहे हो कि क्या मैं सच में हूँ या नहीं हूँ, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो अब ध्यान देना है आपको कि यह सवाल भी एक सोच ही है, और सोचने के लिए तुम्हारा होना जरूरी होता है, इसीलिए तुम हो, यानी ये पक्की बात है कि हाँ तुम हो। तो ये पक्का बात है, तो यही डिस्कार्टे कहते थे कि जो भी पक्का बात है वो उसी पे विश्वास करना है। तो डिस्कार्टे हमें यह सिखाना चाहते हैं कि भले ही दुनिया पर शक हो सकता है, लेकिन अपने सोचने और अपने अस्तित्व पर कभी शक नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। डिस्कार्टस के अनुसार मन और शरीर का संबंध, इससे भी रिलेटेड हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, तो इसको भी समझाते हैं। कि सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया समझना है कि डिस्कार्टे कहते हैं कि मन और शरीर अलग अलग चीज़ है, इसी को हम कहते हैं डुअलिज्म, यानी द्वैतवाद, इसी को हम कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम माइंड की, यानी मन क्या है। तो मन का मतलब होता है कि सोचने वाला या फिर महसूस करने वाला या फिर निर्णय लेने वाला को ही हम मन कहते हैं। तो इसकी खास बात क्या है, तो इसकी खास बात है कि ये जो है ये अदृश्य है, इसे छू नहीं सकते, और यह चेतन है। पर मन को आप क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते, नहीं छू सकते हैं। तो तुम सोच रही हो या फिर याद कर रही हो, तो ये सब क्या है, ये सब मन का काम है। अब हम बात करेंगे शरीर का, यानी शरीर क्या है। तो शरीर का मतलब होता है कि हमारा फिजिकल बॉडी, हाथ हो, पैर हो, दिमाग हो, ये सब क्या है, ये सब हमारा शरीर है। तो इसकी खास बात क्या है, कि इसकी खास बात है कि ये भौतिक होता है, इसे छू भी सकते हैं हम, और यह जगह भी घेरता है। तो शरीर को आप क्या कर सकते हैं, हाथ छू सकते हैं, पैर भी छू सकते हैं, और ये जगह भी लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए चलना, खाना, लिखना, ये सब क्या है, शरीर का काम है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये अभी आपको सवाल आता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो ध्यान से सुनना है कि मन क्या है, मन है अदृश्य, लेकिन शरीर क्या है, शरीर है भौतिक। तो दोनों बिल्कुल ही अलग है। तो सवाल उठता है कि ये दोनों आपस में काम कैसे करते हैं। तो मन और शरीर दोनों आपस में काम कैसे करता है, क्योंकि ये दोनों तो अलग है। तो डिस्कार्टे आंसर देते हैं, डिस्कार्टे जवाब देते हैं कि मन और शरीर जुड़ा हुआ है, और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप सोचते हैं कि मुझे पानी पीना है, तो ये किसका काम है, ये है आपके माइंड का काम, सोचने का काम माइंड का होता है। लेकिन शरीर के अगर हम बात करें, तो हाथ उठा करके आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे पानी पीना है, लेकिन आप हाथ उठाते हैं, तब जा करके आप पानी का गिलास लेते हैं। तो सोचने का काम माइंड करता है, लेकिन हाथ आप उठा करके पानी पिए तो वो हो गया शरीर का काम। इसका मतलब है कि माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अब हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड थ्योरी की। अब हम बात करेंगे। तो डिस्कार्टे ने कहा कि मन और शरीर का कनेक्शन ब्रेन की एक छोटी सी जगह जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड में होता है। मन और शरीर का कनेक्शन कहाँ पे होता है, पिनियल ग्लैंड में, यहीं पे होता है। लेकिन आज के साइंस के हिसाब से ये प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक।
तो सबसे बड़ा सवाल आपको उठता है क्रिटिसिज्म यानी आलोचना होता है। तो आलोचना में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर मन और शरीर पूरी तरह अलग है तो ये एक दूसरे को छू करके या अफेक्ट कैसे करते हैं। तो इसका क्लियर जवाब डिस्कार्टे नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उनके थ्योरी की आलोचना भी की जाती है। तो डिस्कार्टे ने कहा कि मन और शरीर दो अलग चीज है, लेकिन फिर भी वे आपस में जुड़ करके काम करते हैं। तो मन का क्या काम है? मन का काम है सोचना। बॉडी का काम क्या है? कि फिजिकल काम करना यानी दिखने वाली काम करना। और मन का काम है अदृश्य। ये दोनों का कनेक्शन कहाँ पे होता है? तो वो होता है पिनल ग्रंथ में होता है। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया स्पिनोजा से, स्पिनोजा की ज्यामिति विधि क्या है? तो ध्यान से सुनना है कि स्पिनोजा चाहते थे कि दर्शन भी गणित की तरह क्लियर और परफेक्ट हो। यानी ज्यामिति विधि क्या होती है, अब आपको ये जानना है कि मान लो कि आपने मैथ में देखा होगा कि पहले क्या किया जाता है कि डेफिनेशन दी जाती है यानी परिभाषा दिया जाता है, फिर स्वय संधि दी जाती है जो खुद ही सच माने जाते हैं, इसी को हम स्वय संधि बोलते हैं। फिर क्या दिया जाता है? फिर सिद्ध किया जाता है, सिद्धांत दिया जाता है, मतलब थ्योरम दिया जाता है, जिन्हें प्रूफ किया जाता है, जिनको क्या किया जाता है? प्रूफ किया जाता है। तो स्पिनोजा यही तरीका अपने दर्शन में भी अपनाते हैं। तो स्पिनोजा ने क्या किया कि उन्होंने अपने फेमस बुक इथिक्स में हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखा है। मतलब कि पहले वो क्या करते हैं कि डिफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं, फिर उसके बाद स्वय सिद्ध देते हैं, उसके बाद सिद्धांत देते हैं, उसके बाद वो प्रमाण करते हैं। यानी बिल्कुल मैथ की तरह वो अपने सिद्धांत में लिखते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो स्पिनोजा का मानना था कि फिलॉसफी में कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि लोग लॉजिकली नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम मैथ की तरह सोचेंगे तो हमारा ज्ञान क्लियर और डाउट फ्री होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मैथ में दिया जाता है 2 + 2 क्या होता है? 4 हो जाता है। 2 + 2 इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 4 ही होगा। फिर उससे आगे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो वैसे ही स्पिनोजा कहते हैं कि पहले बेसिक ट्रूथ को आपको मानना है, फिर लॉजिक को आगे बढ़ाना है। तो इस मेथड की खासियत क्या है? यानी स्पिनोजा की जो ज्यामिति विधि है इसकी खासियत क्या है? तो ये पूरी तरह लॉजिकल है और स्टेप बाय स्टेप इसमें क्लियर लिखा गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है और साइंटिफिकली अप्रोच भी है ये। तो इसमें इसकी कमजोरी क्या है वो भी आपको जाना है। तो हर चीज़ मैथ की तरह प्रूफ नहीं हो सकती है। कुछ चीज़ इमोशन और फीलिंग को इस मेथड से समझना मुश्किल हो जाता है। इमोशन और फीलिंग को इस मेथड के जरिए समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मैथ का तरीका अपनाया गया है, तो यहाँ पे फीलिंग्स काम नहीं करता है। तो स्पिनोजा की ज्यामिति विधि का मतलब है कि दर्शन को गणित की तरह स्पष्ट, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से समझाना है। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि स्पिनोजा के अनुसार सब्सटेंस क्या है? तो सब्सटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं फिलॉसफी में? तो इसको हिंदी में बोला जाता है सत्ता। ये आपको ध्यान रखना है। तो सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस का मतलब है कि जो वह चीज़ जो अपने आप मौजूद हो, जिसे समझने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत न हो, यानी वो स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। तो स्पिनोजा का मेन आइडिया क्या था? तो स्पिनोजा ने एक बहुत बड़ा और अलग विचार दिया। वो क्या विचार देते हैं कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस है और वो है गॉड, यानी नेचर, प्रकृति है। तो इसी को हम कहते हैं डुइस साइव नेचरा, इसी को हम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, यानी माइंड है या फिर बॉडी है या फिर पेड़ पौधा है या इंसान है या पूरा ब्रह्मांड है, ये सब अलग अलग चीज़ नहीं है बल्कि एक ही सब्सटेंस के अलग अलग रूप है। यानी गॉड के ही ये अलग अलग रूप हैं, यानी नेचर के ही ये अलग अलग रूप हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि हम समुद्र का एग्जांपल लेते हैं, तो हम बात करते हैं तो लहर क्या है कि लहर अलग अलग दिखती है लेकिन असल में सब पानी ही है। वैसे ही हम प्रकृति सब कुछ एक ही सब्सटेंस का हिस्सा है। तो अब हम बात करते हैं सब्सटेंस की खासियत क्या है। तो स्पिनोजा के अनुसार सब्सटेंस एक ही है, अनंत है, स्वतंत्र है और हर जगह मौजूद भी है। तो अब हम बात करेंगे मोनिज्म की, यानी एकत्ववाद। तो क्योंकि केवल एक ही सब्सटेंस है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मोनिज्म बोलते हैं।
इसका मतलब है कि सब कुछ एक ही वास्तविकता है। इसका मतलब यही होता है। तो डिस्कार्ट क्या कहते हैं कि माइंड और बॉडी अलग अलग है, जिसको हम डुअलिज्म बोलते हैं। और स्पिनोजा क्या कहते हैं? स्पिनोजा कहते हैं कि सब चीज़ एक ही है, मतलब एक ही चीज़ का सब अलग अलग रूप है, सब्सटेंस एक ही है, बस उसका अलग अलग रूप है। तो उसको हम मोनिज्म बोलते हैं, यानी एकत्ववाद। तो स्पिनोजा के अनुसार इस दुनिया में केवल एक ही वास्तविकता है, वो है ईश्वर या प्रकृति, और बाकी सब उसी के रूप हैं। ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि लाइबनिज के अनुसार मोनाड क्या है। तो आपको ध्यान से सुनना है कि लाइबनिज के अनुसार मोनाड क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक सवाल आता है कि मोनाड क्या है। तो मोनाड का मतलब होता है, मोनाड दुनिया की सबसे छोटी इकाइयाँ है, यानी बेसिक यूनिट है। लेकिन ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि ये एटम्स की तरह भौतिक नहीं है, बल्कि ये अदृश्य है, अविभाज्य है और आध्यात्मक है, यानी स्पिरिचुअल भी ये होता है। ये इनविजिबल है और ये क्या है? अविभाज्य, यानी इंडिविजुअल है, और आध्यात्मिक का मतलब है स्पिरिचुअल। तो ये तीन चीज़ इसमें होता है। तो मोनाड की नेचर कैसा है? तो हर मोनाड एक तरह का छोटा माइंड है। इसका मतलब है कि हर मोनाड कुछ न कुछ महसूस करता है, जिसको हम परसीव्स बोलते हैं, और हर मोनाड की अपनी दृष्टि भी होती है। तो दुनिया कैसे बनी है? अब ये सवाल उठता है कि दुनिया आखिर बनी कैसी है। तो लेबनीज कहते हैं कि पूरी दुनिया बहुत सारे मोनाड्स का ग्रुप से बने हुए, मतलब हर मोनाड अलग है, इंडिपेंडेंट है और अपना अपना काम करता है। तो इसी ग्रुप ऑफ मोनाड से पूरा दुनिया बना हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो कि 100 दर्पण है, यानी 100 मिरर है। सब एक ही चीज़ को दिखा रहा है। सब में आप इसके सामने खड़े होंगे तो आपका फेस ही, आपका शरीर ही आपको दिखाई देगा, लेकिन हर मिरर का एंगल अलग अलग होता है। वैसे ही हर मोनाड दुनिया को अलग तरीके से दिखाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि मोनाड्स एक दूसरे को टच या अफेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी सब कुछ परफेक्टली चलता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये नहीं टच कर रहे हैं, नहीं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका आंसर लेबनीज देते हैं कि प्री एस्टैब्लिश हार्मनी, जो कि हम आपको वहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बताए थे। प्री एस्टैब्लिश हार्मनी का क्या मतलब था? तो आपको याद ही होगा कि इसका क्या मतलब है। तो लेबनीज के अनुसार मोनाड संसार की सूक्ष्म, स्वतंत्र और आध्यात्मिक इकाई है, जो बिना एक दूसरे के संपर्क के भी पूरे ब्रह्मांड को अपने अपने तरीके से प्रतिबिंबित करती है। आई होप आपको याद रहेगा। तो अगला सवाल भी इसी से पूछा गया है कि प्री एस्टैब्लिश हार्मनी क्या होता है। तो आपको यहाँ पे जान लेना है कि इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब आपको समझना है कि जब मोनाड एक दूसरे को अफेक्ट ही नहीं करते हैं तो दुनिया इतनी परफेक्टली कैसे चल सकती है। तो इसका आंसर है प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी की वजह से चलती है। तो सबसे पहले लेबनीज क्या कहते हैं? लेबनीज कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे मोनाड्स हैं और ये एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं करते, फिर भी सब कुछ एकदम सही तरीके से चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि सब कुछ पहले से ही सेट है। दूसरा लेबनीज क्या कहते हैं कि लेबनीज कहते हैं कि ईश्वर ने शुरुआत में ही सभी मोनाड्स को इस तरह डिजाइन कर दिया है कि हर मोनाड सही समय पर सही काम करे, बिना किसी कोऑर्डिनेशन के भी सब मैच हो जाए। तो लेबनीज ने समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। मान लो कि 2 घड़ियां हैं, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी दोनों एक ही टाइम दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? क्योंकि उन्हें पहले से परफेक्टली सेट किया गया है। वैसे ही मोनाड्स भी पहले से सेट है, इसीलिए सब कुछ ठीक तरीके से चलता है। तो इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ कोई रियल कॉज इफेक्ट नहीं है, मतलब रियल में यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसा लगता है कि एक चीज़ दूसरे को इफेक्ट कर रही है, लेकिन असल में कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता ही नहीं है, सब पहले से ही प्लान किया हुआ रहता है। तो लोग क्या करते हैं कि ये जो है प्री एस्टैब्लिश हार्मनी, इसकी आलोचना भी करते हैं। तो लोगों ने कहा कि यह थ्योरी बहुत ही ज़्यादा गॉड पर डिपेंड करती है।
साइंटिफिक प्रूफ इसमें नहीं दिया गया है, मतलब वैज्ञानिक प्रूफ यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो लोग क्या करते हैं कि इसको इग्नोर करते हैं। तो लेबनीज का कहना है कि दुनिया में जो सामंजस्य दिखाई देता है वह इसीलिए है क्योंकि ईश्वर ने सभी मोनाड्स को पहले से ही इस तरह व्यवस्थित कर दिया है कि वे बिना आपसी संपर्क के भी एक साथ सही तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अब अगला हम बात करते हैं क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया के बारे में। अब हम जानेंगे। तो डिस्कार्टस के अनुसार स्पष्ट और विशिष्ट विचार क्या है? तो स्पष्ट और विशिष्ट, तो डिस्कार्टस कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो पूरी तरह साफ और निश्चित हो। तो क्लियर का यहाँ पे क्या मतलब होता है? आई मीन स्पष्ट का क्या मतलब होता है? तो स्पष्ट का यहाँ पे मतलब है कि जो चीज़ मन में पूरी तरह साफ दिखे, जिसमें कोई कंफ्यूजन न हो। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मैं सोच रहा हूँ, इसी को हम बोलते हैं क्लियर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे विशिष्ट की, यानी डिस्टिंक्ट की अब हम बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ दूसरी चीज़ों से अलग और पहचान योग्य हो, जिसमें कोई मिक्सअप ना हो। जैसे कि 2 + 2 क्या होता है? 4 हो जाता है। तो यह क्या है? यह बिल्कुल अलग है और फिक्स ट्रूथ है। तो डिस्कार्टस का मेन आइडिया क्या था? तो डिस्कार्टस कहते हैं कि सिर्फ वही विचार ट्रू है जो क्लियर और डिस्टिंक्ट हो, यानी स्पष्ट और विशिष्ट हो, वही विचार क्या है? सत्य होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई विचार अनक्लियर है, मतलब अस्पष्ट है, तो उसे सच नहीं मानना है आपको। लेकिन अगर क्लियर है, मतलब स्पष्ट है और विशिष्ट है, तो उसको आपको सत्य मानना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि आप सपना देख रहे हैं, तो सपना क्या है? ये अस्पष्ट है। और गणित का अगर हम एग्जाम्पल लें तो गणित है, मतलब उसमें इतने सारे फॉर्मूले होंगे, उसमें प्रूफ किया जाता है, तो इसको हम क्या मानते हैं? इसको स्पष्ट मानते हैं। इसीलिए मैथ को हम ट्रूथ मानते हैं, यानी सच मानते हैं, और ड्रीम को हम सच नहीं मानते हैं। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी आपको जाना है, क्योंकि डिस्कार्टस चाहते थे कि ऐसा ज्ञान जो कभी गलत ना हो, जिसमें डाउट की कोई जगह ही ना हो, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो डिस्कार्टस का क्या कहना था कि स्पष्ट और विशिष्ट विचार वे हैं जो पूरी तरह साफ और अलग और संदेह से परे होते हैं, और केवल एक ही विचार ही सच्चे ज्ञान और आधार बन सकता है। केवल ऐसे विचार ही सच्चे ज्ञान का आधार बन सकता है, जो कि पूरा क्लियर हो और अलग ही उसका पहचान हो, वही सच्चा ज्ञान बन सकता है। डुअलिज्म की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो डिस्कार्टस के द्वैतवाद की आलोचना करना है आपको। डुअलिज्म के बारे में तो हम आपको समझा चुके, फिर भी हम आपको एक लाइन में बता देते हैं कि मन और शरीर दो अलग चीज़ है। इसी को हम क्या कहते हैं? डुअलिज्म, यानी द्वैतवाद कहते हैं। ये दोनों क्या है कि एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल के लिए कि आप सोचते हो तो ये काम किसका है? माइंड का है। और जब हम हाथ हिलाते हैं या शरीर से कोई भी काम करते हैं तो ये काम किसका है? बॉडी का है। लेकिन कैसे? इसका क्लियर जवाब डिस्कार्टे नहीं दे पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है। इसका जवाब डिस्कार्टे नहीं दे पाते। तो ये हम आपको समझा चुके हैं, तो आपको रीड कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पिनोजा के दर्शन में ईश्वर और प्रकृति का संबंध आपको समझाना है। स्पिनोजा के दर्शन में आपको यहाँ पे लिखना है। स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर और प्रकृति अलग नहीं है। स्पिनोजा ने एक फेमस आइडिया भी दिया है जिसको हम बोलते हैं गॉड और नेचर, यानी डुइस साइव नेचुरा। ये हम आपको पहले भी बताए, थोड़ी देर पहले भी हम आपको बताए थे। वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि गॉड का मतलब है नेचर, और नेचर का मतलब है गॉड। यही होता है, यही दोनों एक ही है, यानी ये दोनों एक ही है। इसका सिंपल मतलब है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जैसे पेड़ पौधा हो, इंसान हो, हवा हो, पानी हो, या फिर पूरा ब्रह्मांड हो, ये सब अलग अलग चीज़ नहीं है, बल्कि एक ही रियलिटी के रूप है। मतलब एक ही सब्सटेंस के क्या है? ये रूप है। तो अब हम बात करेंगे स्पिनोजा की गॉड की, यानी गॉड कैसा है स्पिनोजा के अनुसार। स्पिनोजा क्या कहते हैं गॉड के बारे में? तो स्पिनोजा का गॉड कैसे है? कोई अलग व्यक्ति नहीं है ये, बल्कि कोई बाहर बैठ कर के कंट्रोल नहीं करता है, हर चीज़ मौजूद है। मतलब गॉड क्या है? पूरी नेचर इटसेल्फ है। तो मान लो समुद्र का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो पानी एक ही है लेकिन लहरें अलग अलग दिखती है। वैसे ही गॉड क्या है? गॉड है पानी,
और वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड है लहर, यानी पूरी दुनिया क्या है, वो है लहर। इसका मतलब है कि मतलब सब उसी से बना हुआ है, गॉड से ही सब कुछ बना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे मोनिज की, मतलब एकत्ववाद की बात करेंगे। तो मोनिज का मतलब होता है कि केवल एक ही रियलिटी है, बाकी सब उसी का रूप होता है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एट्रीब्यूट और मोड्स की अब हम बात करेंगे। तो स्पिनोजा के गुण और प्रकार क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्पिनोजा कहते हैं कि पूरी दुनिया एक ही सब्सटेंस यानी ईश्वर से या प्रकृति से बनी हुई है। तो अब सवाल आता है कि वो हमें कैसे दिखती है, इसीलिए दो चीज़ का यहाँ पे उपयोग किया जाता है देखने के लिए, गुण का और प्रकार का, एट्रीब्यूट्स का और मोड्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुण क्या है। इसका मतलब क्या है कि सब्सटेंस की मूल विशेषता जिनसे हम उसे समझते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो स्पिनोजा कहते हैं कि सब्सटेंस के अनंत गुण है, लेकिन मनुष्य केवल दो ही गुण समझ सकता है। पहला गुण क्या है, वो है विचार, दूसरा क्या है, विस्तार। विचार का मतलब है कि जो सोचने समझने से जुड़ा हुआ होता है, उसी को हम विचार बोलते हैं। और विस्तार का क्या मतलब है कि जो भौतिक दुनिया से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि बॉडी या फिर स्पेस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विस्तार। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि इंसान को आपको समझना है, मतलब सोच क्या करता है, सोचने का काम किसका है, माइंड का है, लेकिन शरीर क्या है, वो है एक्सटेंशन यानी विस्तार है। तो दोनों एक ही रियलिटी के अलग अलग रूप हैं। अब हम बात करेंगे प्रकार की। प्रकार का क्या मतलब है, मोड्स का मतलब होता है कि सब्सटेंस के अलग अलग रूप को बदलते रहते हैं, जैसे कि इंसान हो, जानवर हो, या फिर पेड़ हो, या फिर कोई घटना है। तो ये सब क्या है, ये सब मोड है। तो मान लो कि पानी क्या है, पानी है सब्सटेंस, बर्फ, भाप हो या फिर नदी हो, तो ये क्या है, ये है मोड्स, यानी एक ही चीज अलग अलग रूप से दिख रही है। पानी को ही हम क्या करते हैं, बर्फ बना देते हैं या फिर भाप बनाते हैं, या नदी में भी आप देख सकते हैं। तो इसको मोड बोलते हैं और पानी को बोलते हैं सब्सटेंस। तो स्पिनोजा का क्या कहना था कि गुण का मतलब है, एट्रीब्यूट सब्सटेंस का क्या मतलब था कि एट्रीब्यूट सब्सटेंस की मूल विशेषताएं हैं, जबकि मोड्स उसके बदले हुए रूप हैं और दोनों मिलकर के एक ही सब्सटेंस को व्यक्त करती है। तो आई होप आपको याद रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लेबनीज के मोनार्ड्स की विशेषता बताना है आपको, लेबनीज के बारे में अब हम बात करेंगे। तो मोनार्ड्स का मतलब है कि दुनिया की सबसे छोटी और मूल इकाई, लेकिन ये सामान्य चीज नहीं है, ये आध्यात्मिक होती है। तो हम बात करेंगे कि मोनार्ड्स का तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब अविभाज्य का मतलब है कि मोनार्ड्स को तोड़ा नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि इनके छोटे छोटे पार्ट्स नहीं होते, ये पूरी तरह सिंपल ही होता है। जैसे एटम को और तोड़ा जाए तो मोनार्ड्स अलग अलग तरह का है, जैसे एटम को और तोड़ा जाए तो भी मोनार्ड अलग तरह का है, यानी नॉन फिजिकल है ये। तो मोनार्ड शरीर नहीं है, इन्हें छू नहीं सकते हैं, ये इनविजिबल होता है, मतलब ये दिखता ही नहीं है, ये सिर्फ स्पिरिचुअल यूनिट्स होता है, यानी आध्यात्मिक होता है, भौतिक नहीं होता है, इसको हम छू नहीं सकते हैं। तो हर मोनार्ड अपने आप में कंप्लीट होता है, किसी दूसरे मोनार्ड पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, मतलब कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, हर एक अलग वर्ल्ड है। तो हर मोनार्ड में पूरा ब्रह्मांड है। इसका कहने का मतलब है कि लेबनीज का बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है जो कि लेबनीज देते हैं कि हर मोनार्ड के अंदर पूरा यूनिवर्स रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि छोटा मिरर में पूरी दुनिया दिखाई जाती है, उसी तरीके से हर मोनार्ड के अंदर पूरा ब्रह्मांड को दिखाया जाता है। तो सभी मोनार्ड्स एक जैसी नहीं होती है, कुछ में कम अवेयरनेस होता है, कुछ में ज़्यादा अवेयरनेस होता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि इंसान से ज़्यादा चेतना होता है, जानवरों में कम चेतना होती है। तो मोनार्ड एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, न ही प्रभावित करते हैं, फिर भी सब कुछ अच्छे तरीके से चलता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि लेबनीज के पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसकी आलोचना भी आपको करना है।
तो लेबनीज कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ सामंजस्यपूर्ण चलता है, लेकिन ध्यान देना है आपको कि मोनार्ड्स एक दूसरे को टच या प्रभावित नहीं करते हैं। तो लेबनीज का कहना था कि हर मोनार्ड स्वतंत्र होता है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, फिर भी सब कुछ सही तरीके से चलता है, सब कुछ परफेक्टली काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि यह सब पहले से ही सेट किया गया है गॉड के द्वारा, यानी भगवान के द्वारा। तो लेबनीज कहते हैं कि ईश्वर ने शुरुआत में ही सब कुछ प्लान कर दिया है, हर मोनार्ड को सही तरीके से सेट किया है ताकि फ्यूचर में सब कुछ अच्छे तरीके से चल सके। तो मान लो कि दो घड़ी का हम एग्जाम्पल जैसा कि आपको बताए थे, तो दोनों घड़ी क्या है, अलग अलग है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी सेम ही टाइम दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? क्योंकि गॉड इसको पहले ही अच्छे तरीके से सेट कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी क्रिटिसिज्म की, यानी आलोचना की अब हम बात करेंगे। तो आलोचना में आपको सबसे पहले इसका क्या कमजोरी है इस थ्योरी का, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले कि ये बहुत ज़्यादा गॉड पे डिपेंड है, यानी सब कुछ गॉड पर ही डिपेंड कर देता है ये। दूसरा, इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, यानी वैज्ञानिक प्रूफ नहीं दिया गया है, कोई एक्सपेरिमेंट या कोई एक्सपेरिमेंट साबित नहीं किया जा सकता है इससे। तीसरा कि अगर चीज़ें इंटरेक्ट ही नहीं करती है तो कारण परिणाम समझाना मुश्किल हो जाता है। यही 3 कमियां हैं इसकी, जिस वजह से इस थ्योरी को सही नहीं माना गया है। तो आपको ये याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं जॉन लॉकी की तरफ, मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो यूनिट 2 में हम बात करेंगे जॉन लॉकी की। तो लॉक कहते हैं कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव से आता है और अनुभव से हमारे मन में विचार बनते हैं। तो सिंपल आइडियाज़ का क्या मतलब है? सिंपल आइडियाज़ का मतलब है, सिंपल आइडिया वे होते हैं जो हमें सीधे अनुभव से मिलते हैं, हमारा माइंड खुद नहीं बनाता है। तो ये कहाँ से आता है? तो ये आँख से देखने से आता है, कान से सुनने से आता है, स्वाद से आता है, गंध से आता है, स्पर्श से आता है। तो इन सभी चीज़ों से क्या आता है? आपको सिंपल आइडिया आता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि लाल रंग है, आप देख रहे हैं कि लाल रंग है, तो ये क्या है? सिंपल आइडिया है। मीठा स्वाद है या फिर ठंडा या गर्म पानी है, तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है सिंपल आइडियाज़ का। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स आइडिया की, यानी जटिल विचार की बात करें तो जटिल विचार वे होते हैं जो सिंपल आइडिया को जोड़ करके बनाया जाता है। माइंड खुद बनाता है, यानी माइंड क्या करता है कि बनाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि हम सेब का एग्जांपल लेते हैं, तो सेब क्या है? सेब एक जटिल विचार है। क्यों है? क्योंकि इसमें शामिल है, क्या शामिल है कि सेब कैसा होता है? लाल रंग का होता है, इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, और इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। यानी कई सिंपल आइडिया मिला करके एक जटिल विचार बनाया गया है, तो इसी को हम बोलते हैं जटिल विचार। तो आई होप आपको ये याद रहेगा इन दोनों का अंतर। यहाँ तक आपको लिखना है, इसका आंसर यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉकी के अनुभववाद की व्याख्या करना है आपको। अनुभववाद के बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे बेसिक में आपको समझना है। तो लॉक कहते हैं कि मनुष्य का सारा ज्ञान अनुभव से आता है, मतलब जन्म से ही कोई नॉलेज नहीं मिला हुआ रहता है, बल्कि अनुभव से सारा ज्ञान मनुष्य को मिलता है। तो लॉक का सबसे फेमस आइडिया क्या है? तो सबसे फेमस आइडिया है बच्चा जन्म के समय होता है टबूला रासा। टबूला रासा का मतलब है कि ब्लैंक सेफ, ये आपको याद रखना है, खाली स्लेट। तो बच्चा जन्म से ही एकदम खाली स्लेट की तरह होता है, उसमें कोई उतना नॉलेज अनुभव नहीं होता है। इसका मतलब है कि दिमाग खाली होता है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। बाद में ज्ञान आता है एक्सपीरियंस से, यानी अनुभव से बाद में बच्चा को ज्ञान आता है। तो लॉक ने कहा कि कोई जन्मजात विचार नहीं होता है, बल्कि हम पहले से कुछ जान कर के पैदा नहीं होते, बल्कि सब कुछ हम धरती पे आने के बाद अनुभव से सीखते हैं। तो लॉक के अनुसार ज्ञान के 2 ही स्रोत हैं। पहला क्या है? वो है संवेदन। क्या आपको याद रखना है? संवेदन। संवेदन का क्या मतलब है कि बाहर की दुनिया से अनुभव लेना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि देखना, सुनना या फिर स्वाद लेना, ये सब क्या है? तो सेब का रंग कैसा होता है? सेब का रंग होता है लाल, तो देखते हैं आप उसको, खा करके आप उसका स्वाद लेते हैं, तो ये क्या है? ये है संवेदन। संवेदन का एग्जाम्पल है। दूसरा क्या था? दूसरा था आत्मचिंतन, मतलब अपने माइंड की एक्टिविटी को समझना, इसी को हम आत्मचिंतन बोलते हैं। जैसे कि सोचना या फिर याद करना या फिर डाउट करना, ये सब क्या है? आत्मचिंतन का एग्जाम्पल है। तो नॉलेज आखिर बनता कैसे है, यानी ज्ञान बनता कैसे है? तो ज्ञान बनता है सेंसेशन
और रिफ्लेक्शन से मिलकर के आइडिया बनता है और फिर नॉलेज बनता है यानी ज्ञान बनता है। तो फॉर एग्जांपल हम आपको एक देते हैं एग्जांपल कि तुमने सेब देखा होगा कि आँखों से रंग कैसा दिखता है, आँखों से रंग आपको लाल दिखता है। इसी को हम सेंसेशन बोलते हैं, जो कि हम देखते हैं वास्तविक में, उसी को हम सेंसेशन बोलते हैं। अब मन से अगर आपने सोचा है कि यह मीठा है तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्शन दे रहा है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर सेंसेशन और रिफ्लेक्शन मतलब आँख से आप क्या देखते हैं कि सेब कैसा है, रेड कलर का है, और आप सोचते हैं कि ये मीठा होगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, ये दोनों मिलकर के ज्ञान बनाता है, मतलब नॉलेज बनाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सेंसेशन और रिफ्लेक्शन का मतलब। यहाँ पे लिखा भी गया है, आप रीड करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बर्कले के द्वारा पदार्थ का खंडन समझाइए। पदार्थ का खंडन समझाना है तो बर्कले कहते हैं कि पदार्थ नाम की कोई चीज़ असल में होती ही नहीं है। तो हम क्या देखते हैं जब पदार्थ होता ही नहीं है, तो हम दुनिया में देखते हैं रंग, आकार, गंध, स्वाद। लेकिन ध्यान देना है आपको कि क्या हमने कभी पदार्थ को सीधे देखा है, तो इसका जवाब है नहीं। तो बर्कले कहते हैं कि हम केवल आइडिया यानी अनुभूति को जानते हैं, न कि किसी भौतिक वस्तु को। मतलब है कि जो भी हम देखते हैं वो हमारे माइंड की परसेप्शन होती है यानी कल्पना होती है। तो मैटर क्यों नहीं है, बर्कले का लॉजिक कहता है कि अगर कोई चीज़ देखी जा रही है मतलब वो क्या है, वो परसेप्शन है। अगर नहीं देखी जा रही है तो मतलब उसका एग्जिस्टेंस साबित नहीं हुआ है, मतलब वो है ही नहीं। इसीलिए मैटर स्वतंत्र भौतिक पदार्थ की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो स्वतंत्र भौतिक पदार्थ की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो क्या सच में कुछ एग्जिस्ट करता है, या इसका मतलब है कि क्या सच में कोई चीज़ है। तो बर्कले कहते हैं कि केवल दो ही चीज़ रियल में होती हैं, वो है आपका मन और दूसरा है आइडिया यानी अनुभूतियाँ। ये दो ही चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई चीज़ देखी नहीं जा रही है तो वो कहाँ है, तो वो है कहाँ। तो बर्कले इसका जवाब देते हैं कि ईश्वर हमेशा सब कुछ देखता है, इसीलिए चीज़ों का अस्तित्व बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको देते हैं कि कमरा खाली है। अगर आपको मानना है कि कमरा खाली है और कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब बर्कले कहते हैं कि कमरा क्या है, कमरा मैटर के रूप में नहीं है बल्कि आइडिया के रूप में एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको भी याद रहेगा। ऐसी एस्ट परसिपी का क्या मतलब होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है कि अस्तित्व का मतलब है कि देखा जाना। सरल भाषा में आपको याद रखना है कि कोई चीज़ तभी एग्जिस्ट करती है जब उसे कोई देख रहा हो। तो बर्कले का आइडिया क्या है, बर्कले कहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ अपने आप में नहीं होती है, वह तभी होती है जब कोई माइंड यानी अनुभव करता है। एग्जाम्पल से आपको समझना है कि मान लो कि एक पेड़ जंगल में गिरता है, कोई नहीं देख रहा है उसको, तो अब सवाल उठता है कि क्या वह गिरा। तो बर्कले जवाब देते हैं कि अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो पेड़ का गिरना एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पेड़ तो सच में गिर गया है जंगल में, लेकिन अगर कोई इसको देख नहीं रहा है तो बर्कले क्या कहते हैं कि पेड़ का गिरना एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अनुभूति क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि अनुभूति क्या है। तो परसेप्शन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परसेप्शन। तो परसेप्शन हम आपको कई बार बोल चुके हैं, लेकिन हिंदी में हम आपको नहीं बता रहे थे, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। परसेप्शन का मतलब होता है कि देखना, सुनना और महसूस करना। तो बर्कले कहते हैं कि बिना परसेप्शन के कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई चीज़ देख नहीं रही है तो वो कहाँ है। तो बर्कले जवाब देते हैं कि गॉड हमेशा सब कुछ परसीव करता है यानी रिसीव करता है, इसीलिए चीज़ों का अस्तित्व बना रहता है। तो लास्ट में हम आपको एक ही बात बताएंगे कि आपको याद रखना है, इसका मतलब है कि चीज़ें मटेरियल रूप में नहीं है बल्कि आइडिया के रूप में है, और आइडिया माइंड में रहती है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ह्यूम के अनुसार कारणता क्या है। तो कारणता का ह्यूम कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट कोई वास्तविक चीज़ नहीं होता है। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि हम दुनिया में देखते हैं कि आग जलती है, तो आग जलने से धुआं निकलता है, बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। इसका मतलब है कि दोनों घटनाएं साथ साथ ही हो रहा है।
तो हम क्या मान लेते हैं कि हम सोचते हैं कि आग से धुआं बनाया गया, बारिश से ज़मीन गीली हो गई, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि यह सिर्फ हमारी आदत है। तो अब ह्यूम क्या करते हैं कि सवाल उठाते हैं कि क्या हमने कभी कारण को देखा है, यानी कॉज को देखा है? तो जवाब आता है नहीं। तो हमने सिर्फ क्या देखा है, तो एक घटना के बाद दूसरी घटना, लेकिन उनके बीच का जो जरूरी संबंध है वो नहीं देखा है हमने। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप क्या करते हैं कि हर दिन देखते हैं कि बिजली चमक रही है, बाद में आवाज़ आ रही है, मतलब बाद में जो बादल से आवाज़ आता है आपको, तो वो भी आप देखते हैं जब बारिश का समय होता है। तो अब आप क्या करते हैं, आप मान लेते हैं कि बिजली कारण है आवाज़ का, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि तुम सिर्फ सीक्वेंस देखा है लेकिन कॉज नहीं देखा है, तुमने सिर्फ सीक्वेंस ही देखा है। तो ह्यूम कहते हैं कि जब चीज़ें बार बार साथ होती है तो हमारा माइंड एक हैबिट बना लेता है और हम उसे कॉज कहने लग जाते हैं, मतलब कारणता कहने लग जाते हैं। तो एक ही चीज़ बार बार अगर होता है तो हमारा माइंड क्या करता है कि उसको माइंड में बैठा लेता है, उसी को हम हैबिट बोलते हैं। तो अगला सवाल पूछा गया कि ह्यूम के संदेहवाद की व्याख्या करना है आपको। इसका क्या मतलब होता है? संदेहवाद का मतलब होता है कि हम इंसान पूरी तरह निश्चित ज्ञान नहीं पा सकते, मतलब 100% ज्ञान नहीं पा सकते हैं। तो नॉलेज आता कहाँ से है? तो ह्यूम का कहना है कि हमारा ज्ञान सिर्फ अनुभव से आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो अनुभव हमेशा बदलता रहता है और हमेशा सीमित तो होता है, इसीलिए ज्ञान की अर्थ अनसर्टेन है। मतलब अगर एक्सपीरियंस ही बदल रहा है, अगर अनुभव ही बदल रहा है, तो उससे मिलने वाला नॉलेज भी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको रीड कर लेना है। कांट ने तर्कवाद और अनुभववाद का सामंजस्य कैसे स्थापित किया है? तो ये दोनों भी हम पढ़ा चुके हैं। नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में हम आपको बताते हैं। कांट के अनुसार ज्ञान की प्रकृति क्या है? तो कांट का कहना है कि ज्ञान सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं आता है, सिर्फ दिमाग से भी नहीं आता है, बल्कि दोनों मिलकर के ज्ञान बनाते हैं। तो यह ज्ञान आता कहाँ से? तो ये आता है अनुभव से, जैसे कि देखना, सुनना, महसूस करना। इसीलिए इसको हम कहते हैं बाद में मिलने वाला ज्ञान, मतलब ए पोस्टीरियो कहते हैं हम इसको। तो कांट कहते हैं कि हमारे माइंड में पहले से कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि समय, स्थान। ये अनुभव से नहीं आता है, बल्कि माइंड में पहले से ही होता है। तो हम दुनिया को देखते हैं। फेनोमेना का यहाँ पे मतलब है कि हम दुनिया को देखते हैं, हमें जो चीज़ दिखाई देती है, मतलब हम दुनिया को देखते हैं, जैसे चीज़ों को कैसे देखती है, हमें कैसे महसूस होता है, इसे कहते हैं फेनोमेना। इसका मतलब है कि दुनिया जैसे हमें दिखाई देती है उसी को हम फेनोमेनन कहते हैं। न्यूमेनन का क्या मतलब? इसका मतलब है कि कांट कहते हैं कि चीज़ों की असली रियलिटी होती है, यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हम उसे सीधे नहीं जान सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं न्यूमेनन। मतलब चीज़ें जैसी वास्तव में है वैसे हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो मान लो कि एक सेब है, तो तुम उसे लाल देखते हो, इसका मतलब है कि इसको हम बोलेंगे फेनोमेनन, लेकिन उसका असली स्वरूप पूरी तरह नहीं जान सकते हैं, इसी को हम न्यूमेनन बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटी अकॉर्डिंग टू लॉके। तो आपको ध्यान से सुना है कि लॉके कहते हैं कि हर वस्तु में दो तरह का गुण होता है। पहला है प्राइमरी क्वालिटी, यानी प्राथमिक गुण। इसका मतलब है कि ये वे गुण होते हैं जो वस्तु के अंदर सच में मौजूद होता है, हर किसी के लिए एक जैसा ही होता है और वस्तु में अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो प्राइमरी क्वालिटी यानी प्राथमिक जो क्वालिटी है आपका, इसका कुछ उदाहरण है, वो है आकार, विस्तार, संख्या और गति। मतलब एक पत्थर, उसका आकार निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक पत्थर है, उसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। उसका वजन और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी रियल ही होता है, तो इसको हम बोलेंगे प्राथमिक। अब अगर हम बात करें द्वितीय गुण की, तो ये वो गुण होते हैं जो वस्तु में खुद मौजूद नहीं होता है, हमारी इंद्रिया पर डिपेंड करती है। तो इसका एग्जाम्पल है रंग, स्वाद, गंध और ध्वनि। तो सेब का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो सेब क्या है? लाल रंग का होता है, मतलब आँख की वजह से हम देखते हैं कि वो लाल रंग है। मीठा स्वाद होता है, मतलब जीभ की वजह से हम महसूस करते हैं कि मीठा स्वाद है। तो ये वस्तु
ये ऑब्जेक्ट में नहीं है, हमारे माइंड में ही होता है कि लाल रंग है और मीठा स्वाद है। ये हमारा माइंड में होता है, बल्कि वस्तु में नहीं होता है। अगला सवाल दिया गया है कि लॉ के प्रतिनिधित्व सिद्धांत को आपको समझाना है। तो लॉक कहते हैं कि हम दुनिया को सीधे नहीं जानते हैं, बल्कि हम उसे अपने माइंड में बने विचारों के जरिए जानते हैं। तो लॉक का कहना है कि हम बाहरी वस्तुओं को सीधे नहीं पकड़ते हैं, हम ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ नहीं जानते हैं, बल्कि हम जानते हैं उनके द्वारा बनाए गए आइडियाज़ के द्वारा। तो प्रोसेस कैसे होता है, तो पूरा प्रोसेस आपको समझना है कि एक वस्तु हमारे सेंसेस पर असर डालती है, मतलब हमारे आँख पर, कान पर असर डालती है, और सेंसेस क्या करती है, हमारी आँख क्या करती है कि उस ऑब्जेक्ट को इम्प्रेशन माइंड में भेजती है। पहले आप क्या करते हैं कि हम आपको एग्जांपल देंगे बाद में, पहले ध्यान से सुनिए। तो माइंड में एक आइडिया बनता है और उसी आइडिया को हम अनुभव कहते हैं। मतलब मान लो कि तुमने क्या किया कि आपने सेब देखा, तो असली सेब बाहर है, तुम्हारी आँख क्या करती है कि उसे देखती है और माइंड में उसका आइडिया बनाती है। तो तुम जो जानते हो कि वे आइडिया ऑफ एप्पल है, ना कि रियल एप्पल डायरेक्टली है। तो इस थ्योरी में दुनिया और हमारा माइंड, इसके बीच एक गैप होता है, क्योंकि सिर्फ आइडिया जानते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं जानते हम, इसीलिए इसके बीच गैप होता है। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि बर्कले के आदर्शवाद की व्याख्या करना है आपको। तो आपको ध्यान से सुनना है इसके आदर्शवाद के बारे में। तो बर्कले कहते हैं कि दुनिया में कोई भौतिक पदार्थ नहीं होता है, यानी मैटर नहीं होता है। असली चीज है सिर्फ माइंड और अनुभव, यानी आइडिया। तो हम जो भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि पेड़, कुर्सी, पहाड़, तो ये सब क्या है, असल में ये सब अनुभूतियाँ है, बल्कि मैटर नहीं है। तो मैटर क्यों नहीं है, क्यों बर्कले कहते हैं कि अगर कोई चीज़ देखी जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइडिया। लेकिन जो चीज़ अगर हमें नहीं दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, प्रूफ ही नहीं किया गया, इसीलिए मैटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर बर्कले कहते हैं कि दुनिया की रियल चीज़ दो ही चीज़ है, वो है आपका मन और विचार। यही दो चीज़ वास्तविक में होता है, बाकी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ का अस्तित्व तभी है जब उसे कोई परसीव कर रहा हो। तो अगर कोई चीज़ कोई नहीं देख रहा है तो वह ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा सब कुछ परसीव करता है, मतलब ईश्वर सब कुछ देख रहा होता है। तो मान लो कि एक कमरा में कोई नहीं है, बर्कले कहते हैं कि कमरा फिर भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि गॉड उसे देख रहा है। तो आइडियलिज्म का क्या मतलब होता है, आइडियलिज्म का यहाँ पे मतलब होता है कि रियलिटी, यानी मानसिक दुनिया, मैटर का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियलिज्म। यानी हम क्या करते हैं, मानसिक दुनिया को देखते हैं, उसी को हम आइडियलिज्म बोलते हैं। तो ये तो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो आपको इसको रीड कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेशन और आइडिया, ये दोनों भी समझा चुके, फिर भी हम आपको एक लाइन में बता देते हैं। इम्प्रेशन का मतलब होता है, इम्प्रेशन वे होते हैं जो हमें सीधे अनुभव से मिलते हैं और बहुत तेज और बहुत मजबूत होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि किसी चीज़ को देखना, या फिर दर्द को महसूस करना, या फिर आवाज़ को सुनना। अब हम बात करते हैं आइडियाज़ की, यानी विचार की। तो विचार क्या है, विचार होते हैं इम्प्रेशन की कॉपी, यानी इसी का कॉपी होता है जो हमारे माइंड में बाद में आता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि किसी चीज़ को याद करना, या फिर कल्पना करना, या फिर सोचना, तो इसका मतलब है कि ये माइंड में बनने वाली इमेज है, इसी को हम बोलते हैं विचार। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है सेल्फ पे, यानी एक्सप्लेन ह्यूम थ्योरी ऑफ सेल्फ, यानी ह्यूम के अनुसार आत्मा का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना है, ह्यूम कहते हैं कि कोई अस्थाई यानी परमानेंट आत्मा नहीं होती है, बल्कि जब हम अपने माइंड के अंदर देखते हैं विचार, भावना, यादें, अनुभव, लेकिन हमें कोई अस्थाई में दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्फ कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि यह डिफरेंट एक्सपीरियंस का कलेक्शन है। मतलब ये अलग अलग अनुभव का ये क्या है, कलेक्शन होता है। तो ह्यूम का सिद्धांत कहलाता है कि बंडल थ्योरी। इसका मतलब है कि आत्मा क्या है, विचारों और अनुभूतियों का एक गुच्छा है, मतलब बंडल है, इसीलिए इसको बंडल थ्योरी कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपको मान लेना है
कि मान लो एक फिल्म है जो कि अलग अलग सीन दिखा रही है, अलग अलग इमोशन भी दिखा रही है और अलग अलग इवेंट भी दिखा रही है, लेकिन कोई एक अस्थायी चीज़ नहीं होती है उसमें, तो सबको क्या करती है कि वो जोड़ करके एक पूरा फिल्म बनाती है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, सेल्फ यानी आत्मा। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है फेनोमेना और न्यूमेना के बारे में। तो फेनोमेना और न्यूमेना को तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। अब अगला सवाल पूछा गया है कि कांत के आलोचनावाद दर्शन की व्याख्या करना है आपको। मतलब ये आज की इस क्लास का लास्ट सवाल है। तो इसमें पूछा गया है, आपको समझना है कि कांत का जो मेन सवाल था, उनका सवाल था कि हम क्या जान सकते हैं और क्या नहीं जान सकते। मतलब इसीलिए एनालिसिस को कहते हैं क्रिटिकल फिलॉसफी, इसी को हम क्रिटिकल फिलॉसफी बोलते हैं। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि क्रिटिसिज्म नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कोई आलोचना नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें जांच करना होता है, यानी नॉलेज कैसे बनता है, उसकी सीमा क्या है, ये सब चीज़ इसमें जांच किया जाता है। तो कांत ने तीन चीज़ों की स्टडी की है। पहला क्या है, नॉलेज कैसे पॉसिबल है, इसकी स्टडी की, माइंड कैसे काम करता है और हम क्या जान सकते हैं, ये तीन चीज़ों के बारे में कांत पढ़ते हैं। तो नॉलेज कैसे बनता है, तो कांत कहते हैं कि ज्ञान बनता है अनुभव से और बुद्धि से, दोनों मिलकर के ज्ञान बनाते हैं। और दूसरा कि माइंड का रोल क्या होता है, तो हमारे माइंड में पहले से स्ट्रक्चर होता है, यानी समय होता है और स्थान होता है। तो ये स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करता है। यानी अगर हम बात करें नॉलेज की लिमिट की, तो कांत कहते हैं कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, हम केवल जानते हैं तो फिनोमेना को, यानी जो दिखता है हम उसी को जानते हैं, लेकिन न्यूमेना जिसको रियलिटी में हम नहीं जान सकते हैं। तो कांत का मेन एम क्या था, कांत चाहते हैं कि रेशनलिज्म और एम्पीरियलिज्म दोनों को समझना और दोनों के बीच बैलेंस बना करके रखना है। तो आई होप आपको भी समझ में आ जाएगा, इसको रीड करना है आपको। तो आज के इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई नो कि काफ़ी लेट हो चुका है क्लास को अपलोड करने में, तो चलिए आप सभी का धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है।